नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। पीटी एग्जामिनेशन 2022 का जो आपका अपकमिंग है उसके लिए हम लगातार पेड क्विजेस को देख रहे हैं। उसी क्रम में आज अगला वीडियो लेकर के आ गए हैं। पिछले सारे वीडियोस नीचे देखिए प्लेलिस्ट में हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास टाइम चूंकि कम है तो मैक्सिमम रिवीजन आप इसके माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वहाँ पे यहाँ हम वीडियोज़ में इसको कवर करते हैं। ठीक, तो बिना किसी देरी के चलिए अगला स्टार्ट करेंगे हम वीडियो अपना। पूछा जा रहा है आपसे कि 9 अप्रैल 2022 को डीआरडीओ यानी कि जो डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी, तो इन दोनों के द्वारा ज्वाइंट रूप से पिनाका MK1 है ना, एक उन्नत रॉकेट सिस्टम जो है ये डेवलप किया गया है। तो और पिनाका एरिया डेनियल म्यूनिशन रॉकेट सिस्टम, ठीक है। तो ये पिनाका मिसाइल्स जो हैं ये रॉकेट, तो इसी के संबंध में कि ये रॉकेट सिस्टम है, तो इस दोनों का जो सफल परीक्षण है ये कहाँ किया गया है, तो ये जो है आपका पोखरण रेंज जो है यहाँ से किया गया था और सक्सेसफुल रहा था। इसमें जो पिनाका MK1 रॉकेट सिस्टम है इसकी जो मारक क्षमता है लगभग 45 किलोमीटर है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, हम ऑप्शन ए को चूज करके आगे बढ़ेंगे। हाल ही में 1064 एंटी करप्शन मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। तो देखिए उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, ठीक, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। इसको जो वहाँ का उत्तराखंड स्टेट का ये विजिलेंस डिपार्टमेंट है, उन्होंने करप्शन को ख़त्म करने की दिशा में इसको लॉन्च किया है। और 1064 पे एप्लीकेशन के माध्यम से या फिर आप जो है मोबाइल में नंबर डायल करके अपनी जो कंप्लेंट्स वगैरह हैं इसको यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। हाल ही में जारी UNEP है ना, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है, तो इनकी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा शोर वाला जो शहर है यानी कि नॉइस पोल्यूशन सिटी में जिसमें सबसे ज़्यादा है वो कौन सा है, तो ये है बांग्लादेश का ढाका। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें अगर हम बात करें इस रिपोर्ट में, एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट में, तो जो है भारत के जो सबसे ज़्यादा 5 शोर वाले शहर हैं वो आसनसोल है, इसके अलावा जो है जयपुर, कोलकाता, न्यू दिल्ली और इधर यूपी का मुरादाबाद। ठीक, तो इनको भी ध्यान रखिए। अब देखिए इसी में भी हमने देखा ना जो 5 शहरों के नाम, तो इसी में UNEP वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे शोर वाले शहरों में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की रैंकिंग क्या है। तो अभी ये किसी शायद UPPSC के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी इसको पूछा गया था 2022 के, तो आगे भी आने की संभावना बनी रहती है ऐसे क्वेश्चंस की, तो ध्यान रखेंगे इसको। मुरादाबाद की रैंकिंग थी 2nd। अब इसी फ्रंटियर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे शांत शहर जो है कौन सा है, सबसे क्वाइटेस्ट जो सिटी है वर्ल्ड में, ये है इरबिड, है ना। ये किस देश में है, जॉर्डन में है, इसको भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में ऋतु खंडूरी भूषण किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष यानी कि स्पीकर जो है वो चुनी गई हैं। तो अभी रिसेंटली जो मार्च में इलेक्शंस हुए हमारे भारत के 5 राज्यों में, उसमें उत्तराखंड में भी इलेक्शंस हुए थे, तो यहाँ पे उत्तराखंड की जो है ये स्पीकर चुनी गई हैं। और यूपी के भी कौन चुने गए थे इसको भी आप ध्यान रखिएगा, सतीश महाना। विश्व में पाम ऑयल का सबसे बड़ा निर्यातक यानी कि एक्सपोर्टर जो है वो कौन सा देश है। ठीक, तो जो ये एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ हैं इसके एक्सपोर्ट के डेटा भी पूछे जाते हैं आपसे, तो उसी क्रम में जो पाम ऑयल है इसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है इंडोनेशिया। 20 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में आयोजित वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन का शुभारंभ, हालांकि अब तो ये कर चुके हैं। तो देखिए जो ये ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट है इसका आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है भारत सरकार की, इसके द्वारा किया गया। कहाँ पर, गांधीनगर गुजरात में। ठीक, जो हमारा आयुष के सेक्टर है मेडिकल के, तो उसमें रिसर्च, एजुकेशन, इनोवेशन है ना, उद्यमिता, इन सबको बढ़ावा देने के लिए एक तरीके से इस समिट को जो है ऑर्गेनाइज किया गया। प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, एलिफेंट फेस्टिवल की बात हो रही है, तो भारत में जो है जयपुर के अंदर इसको मनाते हैं। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान में। और एक चीज़ इसी से और ध्यान रखिए कि वर्ल्ड
एलिफेंट डे जो है इसको कब ऑब्जर्व करते हैं, तो 12 अगस्त को। गांधी जी की समाधि स्थल का क्या नाम है, ठीक है, तो दिल्ली में जो गांधी जी की समाधि है उसका नाम है राजघाट। गांधी जी के ऊपर एक पुस्तक है गांधी ऑन नॉन वायलेंस, है ना, इसके लेखक कौन है, तो ये है थॉमस मर्टन, ऑप्शन ए। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, है ना, इसको हिंदी में कहते हैं सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो ये किसकी आत्मकथा है, तो ये महात्मा गांधी जी की ही आत्मकथा है, सी ऑप्शन। अगला है काबुल में चांदी का शाहरुख, यानी कि ये देखिए सिक्कों के नाम है शाहरुख और कंधार में बाबरी, है ना, इन दोनों नामक जो सिक्के हैं किसने चलाए थे इसको, तो ये जो है बाबर, यानी कि डी ऑप्शन, इसने चलवाए थे। चांदी का सिक्का जिसका नाम है रुपया, है ना, निम्नलिखित में से किसने शुरू किया, तो देखिए शेर शाह के द्वारा जो है उसके टाइम पीरियड में देखेंगे तो रुपया नामक एक सिक्का जारी किया, जो वर्तमान में आप रुपया देखते हैं। तो कुल मिला के मान के चलिए कि यहीं से जो है रुपया टर्म की शुरुआत हुई। और इस टाइम पे जो चांदी का सिक्का इसने रुपया चलवाया था तो इसका जो वेट होता था, ये ग्रेन्स में नापते थे, तो 178 ग्रेन होता था। ठीक, ये फैक्ट भी ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लेते हैं। तो इस 178 ग्रेन का जो सिक्का है शेर शाह ने चलवाया। और उसके बाद अभी देखेंगे तो मॉडर्न टाइम्स में जो यहाँ पे कॉइन्स इशू होते हैं रुपया नाम से, ठीक, ये अप्रैल 2022 में समुद्र तट महोत्सव जिसका नाम है आईसी पौंडी 2022, ठीक है, ये बीच फेस्टिवल है बेसिकली, हमारा जो यूनियन टेरिटरी है ना पुदुचेरी, ठीक, तो यहाँ पे इसका आयोजन हुआ है आईसी पौंडी 2022। हर साल विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है ये बताना है हमको। तो हीमोफीलिया डे ऑब्जर्व करते हैं प्रतिवर्ष 17 अप्रैल को, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि हीमोफीलिया जो है एक ब्लड से संबंधित हमारा डिसऑर्डर है, जिसमें क्या है कि जो रक्त है हमारा वो नॉर्मल रूप से क्लॉट नहीं होता, यानी कि उसमें जमता नहीं है, ठीक, तो इसी बीमारी को जो बोलते हैं हम हीमोफीलिया। नेक्स्ट है ईस्टर, जो है दुनिया भर के किस समुदाय के लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला जो है एक प्रमुख त्योहारों में से एक है, ठीक, तो ये मनाया जाता है जो ये क्रिश्चियन यानी कि ईसाई समुदाय के लोग हैं इनके द्वारा। हाल ही में अगला थल सेनाध्यक्ष यानी कि जो इंडियन आर्मी है उसके नेक्स्ट चीफ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो ये है हमारे जनरल मनोज पांडे, ऑप्शन ए। अगला देखिए, हाल ही में AIMA ने किसे सरदार उधम सिंह के लिए डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है, ठीक है, तो एक ये जो है ऑर्गेनाइजेशन है ये ऑल इंडिया मैनेजिंग अवार्ड्स करके, तो इसके द्वारा जो है एक आउट ऑफ द बॉक्स कह लीजिए या सबसे जो एक अच्छी कृति या अच्छी मूवी बनाने के लिए ये डायरेक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है इनके द्वारा। तो यहाँ पे 2022 में न्यू दिल्ली में जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, ठीक है, इन्होंने ये अवार्ड प्रेजेंट किया है। और इसमें सरदार उधम सिंह जो मूवी आई थी जिसमें ये सरदार उधम सिंह जो थे माइकल डायर की जो यहाँ पे लंदन में जाके वो मर्डर करने के ऊपर जो पूरी स्टोरी है उस पर बनाई गई थी, तो उसके डायरेक्टर हैं ये सुजीत सरकार, है ना, इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय तैराक साजन प्रकाश ने डेनमार्क के कोपनहेगन में आयोजित दानिश ओपन स्विमिंग मीट में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, ठीक है। तो देखिए स्विमिंग के कई सारे टाइप्स होते हैं जैसे फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई, है ना, तो उसी में बटरफ्लाई वाला काफ़ी एक डिफिकल्ट होता है। तो उसमें 200 मीटर की बटरफ्लाई में जो है साजन प्रकाश ने जीता था गोल्ड मेडल, ठीक। हाल ही में दृष्टिबाधित लोगों के लिए यानी कि जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड हैं, देख नहीं सकते, उनके लिए भारत का पहला रेडियो चैनल जो डेडिकेटेड है उनके लिए ही सिर्फ, इसका नाम है रेडियो अक्ष, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, इसको ध्यान रखेंगे। इसको किस शहर में लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है नागपुर में। हाल ही में दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय का आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार कौन सा पेमेंट बैंक जो है वो बना है। तो जितने भी हमारे अब तक के प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं इनके ऊपर एक प्राइम मिनिस्टर का म्यूजियम डेवलप किया गया है न्यू दिल्ली में। तो यहाँ पे जो है टिकट्स वगैरह जो होती हैं ऑनलाइन परचेज के लिए, उसका एक ऑफिशियल डिजिटल पेमेंट पार्टनर बना है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। अगला देखिए, हेरिटेज एंड क्लाइमेट ये थीम है, विरासत और जलवायु, है ना। इसके साथ विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे 2022 का किस दिन मनाया गया, तो ये मनाया गया है 18 अप्रैल को।
सामिया सुलूह हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं? ठीक है, तो देखिए लास्ट ईयर के पीटी के एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन महिला प्रथम कोई किसी पद पर नियुक्त हुई थी उनके बारे में पूछा गया था। तो जो ऐसे क्वेश्चंस जो पहली बार हो रहे हैं कोई घटना और उसमें फीमेल इंक्लूडेड है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। तो उसी क्रम में जो सामिया सुलूह हसन है ये अपॉइंट की गई हैं महिला राष्ट्रपति पहली तंजानिया की। हाल ही में विश्व कला दिवस 2022 किस दिन मनाया गया है? ठीक है, वर्ल्ड आर्ट डे, तो ये मनाया जाता है 15 अप्रैल को। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ठीक है, ये एक संस्थान है जो कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन ए। प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन जो है इसमें आयोजित हुए एक युद्धाभ्यास जिसका नाम है सी ड्रैगन 2022, ठीक है, एक एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज। तो इसमें कौन सा देश जो है दिए हुए ऑप्शंस में से शामिल नहीं था? ठीक है, तो शामिल होने वाले देशों में भारत था, जापान, साउथ कोरिया, इसके अलावा अगर हम बात करें तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, फिलीपींस जो है ये नहीं है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी कि ISFR की जो रिपोर्ट है वो आई थी हमारी जनवरी में 2021 वर्ष की। तो उसके अनुसार कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक जो क्षेत्रफल है वो वनाच्छादित है। यानी कि ऐसे हमारे कितने स्टेट्स हैं जहाँ पे 33% से ज़्यादा उनका जोग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट कवर से जो है भरा हुआ है। तो ऐसे कुल हमारे राज्यों की संख्या है 17। इंकलाब जिंदाबाद का प्रसिद्ध नारा किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है, तो देखिए फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे इसको पॉपुलराइज किया था तो भगत सिंह ने, ठीक, इंकलाब जिंदाबाद का नारा। परंतु जो इसको सबसे फर्स्ट टाइम जो दिया गया था ये मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा दिया गया था। ठीक, एक उर्दू पोएट स्कॉलर थे, ये भी फ्रीडम स्ट्रगल में शामिल थे। तो ध्यान रखेंगे डी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें देखिए हमको सुमेलित करना है तो कुछ हमारे पास रिलीजियस प्लेसेस हैं और उसके रिस्पेक्टिव में जो स्टेट है जहाँ पे वो लोकेटेड हैं वो लिखे हैं। तो इसको देखिए मिलाएंगे कैसे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस में नंबर्स लिखे हुए हैं कुछ, तो यहाँ ऊपर में देखिए A, B, C और D है ना, कुछ इस तरीके से जो मैच होगा वो देख लेंगे। तो A में रामेश्वरम है, ये कहाँ पे स्थित है? आपका जो है तमिलनाडु में, तो यहाँ 2 नंबर इसका कोड आ गया। ठीक, फिर B में द्वारका है, तो ये कहाँ है? गुजरात में, तो 3 नंबर कोड आ गया। फिर है सारनाथ, तो ये उत्तर प्रदेश में है, तो ये पहला कोड आ गया 1 नंबर। ठीक, और उसी प्रकार महाकाल मंदिर जो है ये यहाँ पे मध्य प्रदेश में, उज्जैन में, तो 4 आ गया। ठीक है, डी के सामने 4, तो पहला ही ऑप्शन ठीक है हमारा। कुछ नेशनल ये बायोस्फीयर रिजर्व से मान लीजिए यहाँ पे लिखे हैं और उनकी अवस्थिति इसके संदर्भ में हमको कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो मानस जो है ये असम में है, मेघालय में थोड़ी ना है, तो ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे द्वितीय ताजमहल कहा गया है? ठीक है, तो जो ओरिजिनल ताजमहल है आगरा में, ठीक है, उसको आप जानते हैं, तो उसी का एक तरीके से कॉपी है जिसको कि औरंगजेब के टाइम में बनवाया गया। यहाँ पे औरंगाबाद में स्थित है ये राबिया दौरानी का मकबरा, जिसको कि आप बीबी के मकबरे के नाम से जानते हैं। ठीक, तो डी ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है मौना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कहाँ स्थित है, ये इसकी लोकेशन हमको बतानी है। ठीक है, तो यूएस में जो आप ये हवाईयन आइलैंड देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये एक एक्टिव वॉल्केनो है मौना लोवा। इनमें से किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार यानी कि जो राइट टू एजुकेशन है उसको प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A जो है संविधान में जोड़ा? तो हमारा संविधान का जो भाग 3 है फंडामेंटल राइट वाला, उसमें एक अनुच्छेद ऐड किया गया 21A 86वां संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक, जिसमें प्रावधान ये किया गया कि जितने भी हमारे बच्चे हैं 6 से 14 साल की उम्र के, ठीक, तो उनको राइट टू एजुकेशन यानी कि जो शिक्षा का अधिकार है वो एक फंडामेंटल राइट के रूप में यहाँ से इस आर्टिकल के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। ठीक, निर्वाचन आयोग यानी कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, तो उसको 3 मेंबर जो कमीशन है कब बनाया गया, यानी कि 3 सदस्यीय आयोग? तो देखिए जब हमारा इंडिपेंडेंस के बाद इलेक्शन कमीशन को हम देखते हैं तो सुकुमार सेन जो है हमारे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुए, तो वहाँ से लेकर के ये हमारा सिर्फ 1 सदस्यीय ही जो है ये बॉडी चली आ रही थी। फिर बाद में चल करके इसमें फर्दर अमेंडमेंट्स किए गए और इसको 3 सदस्यीय बॉडी 1989 बनाया गया, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 जो है इलेक्शन कमिश्नर्स है ना, इनका प्रावधान किया गया। तो इसमें से सी ऑप्शन को चूज करेंगे हम।
निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है, ठीक है। मायोपिक आई जो होती है, मायोपिया बेसिकली एक आंख की बीमारी है जिसमें इसको हिंदी में निकट दृष्टि बोलते हैं, इंग्लिश में शॉर्ट साइटेडनेस। इसमें क्या होता है कि जो आपकी, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है तो वो दूर की वस्तुओं को क्लियरली नहीं देख पाता है, ठीक। तो ऐसी कंडीशंस में इस आंख की बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस जो है इसका प्रयोग करके। ये वाला चश्मा बनवा लीजिए, आपका ये ठीक हो जाएगा। अगला देखिए, ऊष्मा का जो स्थानांतरण की विधियां होती हैं, जैसे संवहन है ना, जैसे कन्वेक्शन हो गया, रेडिएशन, एडवेक्शन, ये सब जो कॉन्सेप्ट होते हैं, तो इसमें माध्यमों के बीच में हम ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वो पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है कि संवहन यानी कन्वेक्शन के द्वारा जो हीट ट्रांसफर है वो जो है किस माध्यम में हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो फ्लूइड्स होते हैं हमारे, ठीक है, फ्लूइड्स में ही कन्वेक्शन, ये हाँ कन्वेक्शन के माध्यम से हीट ट्रांसफर को देखने को मिलता है। तो अब इस फ्लूइड्स में क्या क्या आते हैं, तो गैस और लिक्विड, ठीक। चूंकि ये कम डेंस होते हैं तो यहाँ से हम इसको जो है चूज करेंगे, सी ऑप्शन को। अगला देखिए, आइन उल मुल्क मुल्तानी, ठीक है, ये मिलिट्री कमांडर था बेसिकली। तो पूछा जा रहा है इसके बारे में कि इनमें से किस शासक के अधीन इसने सेवा नहीं की थी, ठीक। तो यहाँ पे जो है इसने खिलजी और तुगलक डायनेस्टी के लिए जो है मिलिट्री कमांडर के रूप में काम किया नॉर्दर्न इंडिया में। अगर हम बात करें जैसे अलाउद्दीन खिलजी है तो इसके गवर्नर के रूप में इसने काम किया इधर मालवा और देवगिरी में, है ना। और इसके बाद जो है गुजरात वगैरह के रीजन में भी रिवोल्ट किया था इसने, जो इसको रिवोल्ट को सप्रेस किया था इसी ने, ठीक। अब यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के लिए भी काम किया इसने, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, है ना, फिर खुसरो खान, मुबारक शाह, इन सब के लिए। परंतु इल्तुतमिश जो है इसके लिए इसने काम नहीं किया है। स्टेट डाटा सेंटर प्रारंभ करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, ठीक है। तो तमाम तरीके के जो ऑनलाइन डेटाबेस है इसको स्टोरेज वाली कैपेसिटी के साथ एक स्टेट डेटा सेंटर जो है स्टार्ट किया है इसने, हिमाचल प्रदेश ने। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है, ठीक है। तो देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ जो होते थे जिनकी रचना की जाती थी वैदिक पीरियड में, तो ये ऐसे मतलब टेक्स्ट होते थे जो हमारे वैदिक संहिताओं में जो डिफिकल्ट मीनिंग और सीक्रेट्स होते थे उसको एक्सप्लेन करने के लिए कंपोज किए जाते थे, ठीक। तो अब इसमें से जो ब्राह्मण ग्रंथ हमारा ऐतरेय है ये संबंधित है ऋग्वेद से, ठीक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद से संबंधित एक और था जिसका नाम था सांख्यन ब्राह्मण, ठीक। जैसे गोपद ब्राह्मण है, इसका एसोसिएशन था आपका अथर्ववेद से, ठीक। शतपथ ब्राह्मण जो है इसका संबंध था यजुर्वेद का जो शुक्ल यजुर्वेद वाला भाग है जिसको पढ़ा जाता है उससे संबंधित है। फिर जो कृष्ण यजुर्वेद है उससे संबंधित था आपका ये तैत्तिरीय ब्राह्मण, ठीक है। तो ऐसे कुछ जो है एक सूची है। तो यहां से ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट था। पंच महाव्रत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ठीक है। तो संबंध इनका है जैन धर्म से, ऑप्शन बी को चूज करेंगे। महावीर स्वामी जो थे इन्होंने पंच महाव्रत जो है इसकी शिक्षा दी और इसका बेसिकली जो है इसका संबंध आप इससे समझ सकते हैं कि उनका कहना था कि जो लोग पंच महाव्रत का पालन करते हैं वो किसी भी रोग या शोक से पीड़ित नहीं होते हैं, है ना, सभी पापों से मुक्त होकर के उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक। इन पंच महाव्रत में अगर हम इनके नाम जानना चाहें तो अहिंसा, फिर जो है सत्य, उसके बाद अचौर्य, फिर अमैथुन और अपरिग्रह, ठीक है। ये कुछ पंच महाव्रत जो है सिद्धांत होते थे। कैस्पियन सागर निम्नलिखित में से किसके साथ बॉर्डर यानी कि जो सीमा है वो बनाता है। तो इसको मैप में एक बार देख लीजिएगा। जो है इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज की अगर हम बात करें तो कजाकिस्तान है, इसमें तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान इराक नहीं है, रशिया है, इसके अलावा ईरान है ना, और अजरबैजान है। ये सब कंट्रीज जो है सराउंडिंग है कैस्पियन सी के, ठीक। तो 1, 2, 5 वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बेरिंग स्ट्रेट जो है किन के मध्य में स्थित है, तो इसको भी मैप में आप देखेंगे तो जो इधर रशिया का ये वाला पार्ट है ईस्टर्न वाला, और इधर यूएस में अलास्का का जो रीजन है, ठीक, इनके मध्य में इसकी स्थिति है। तो यहां से बी ऑप्शन को चूज करेंगे हम। सुवर्णवती, हेमवती, अर्कवती और अमरावती ये 4 नदियां हैं। तो निम्नलिखित में से किस नदी की ये सब ट्रिब्यूटरीज हैं यानी कि सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो ये हैं कावेरी की सहायक नदियां, ऑप्शन बी। देखिए, महासागरीय धाराओं के बारे में आप पढ़ते हैं, ठंडी गर्म धाराओं के बारे में। तो उसी क्रम में पूछ रहे हैं आपसे कि कौन सी एक ठंडी धारा नहीं है इसमें से, ठीक है। तो जो इसमें अलास्का करंट है ये गर्म जलधारा में आती है, ऑप्शन सी।
1933 में गांधी जी ने प्रसिद्ध हरिजन यात्रा कहाँ से आरंभ की थी, ठीक है। तो जो है ये अस्पृश्यता के खिलाफ एक पद यात्रा जो इन्होंने शुरू की, हरिजन यात्रा, इसकी शुरुआत हुई वर्धा, है ना, यहाँ से ऑप्शन ए। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा EDAR, है ना, ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट, इसके नाम से एक पोर्टल जो है विकसित किया गया है। तो यहाँ पे जो एक्सीडेंटल रिपोर्ट्स और इन सब के संबंध में सूचनाएं हैं, इसकी रिपोर्टिंग के लिए एक पोर्टल डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने, ऑप्शन डी, भारत सरकार का जो मंत्रालय है, ठीक है। तो यहाँ तक इस वीडियो में हमने सारे क्वेश्चंस को देखा है। आज सारे क्वेश्चंस को आप प्लीज़ देख लें और रिवीजन करते रहें लगातार। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।